सभी बच्चों को हमारा नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने जीवन में पूरी आनंद के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना। बिल्कुल यही टारगेट के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे कि 2027 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ग्रो करना है और लाना है और खुशियाँ को बटोरना है ना। परिवार को खुश करना है, फैमिली को खुश करना है, ताकि सभी लोग हमारे मार्क्स दे करके हम एक प्रकार के क्या बन जाएं, हम एक प्रकार के चहीता सबका बन जाएं, है ना। सबका इस प्रकार से लगा हुआ होगा। तो आप लोग इस सेशन में आए हैं तो आप लोग बायोलॉजी यानी कि साइंस पढ़ने के लिए इसी प्रकार से जैसे जैसे हमने बोले थे कि सेशन को हम लाते चलेंगे और सारे यहाँ पर सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल वैसे ही आज के क्लास में फिर से लेकर आ गए हैं आनुवांशिकता तथा जैव विकास, जो बायोलॉजी का है, साइंस के बायोलॉजी टॉपिक का है ना, बायोलॉजी सब्जेक्ट का है। और उसमें से ये कौन सा टॉपिक बन जाती है? ये 7वां टॉपिक बन जाती है। कौन सा ये रहती है? 7वां चैप्टर रहती है। इसी के बारे में आज जानेंगे, पूरा संपूर्ण इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन इसी क्लास में ही कर लेंगे, है ना। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जा करके सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दे, ताकि अधिक से अधिक आप लोग इस वीडियो को देख करके लाभ उठा पाए, है ना। बिल्कुल जा करके शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी जा करके इस पहले दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो में आते तो जरूर हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं। आप इसको भी जरा करने का प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि हम भी आप ही लोगों से ही बने हुए हैं और आप भी हम ही से बने, मतलब हम ही सब लोगों से बने हुए होंगे। बिल्कुल अब देखिएगा कि हम क्लास को आगे रनिंग करते हैं, सीधे हम आते हैं पॉइंट पर ही आते हैं। आगे समय को अब नहीं गंवाते हुए सीधे हम पॉइंट पर ही आते हैं कि आज आखिर हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिस्कशन क्या करना है, समझना क्या है। बिल्कुल आइए समझते हैं। सबसे पहले आनुवांशिकता तथा जैव विकास के बारे में, ये क्या है ना, इसके बारे में देखेंगे तो ये पता चलेगी। आनुवांशिकता तथा जैव विकास ये जो है कौन सा टॉपिक है? ये 7वां टॉपिक है। इससे पहले 6 चैप्टर को हम डिस्कशन कर चुके हैं, चैप्टर को पढ़ चुके हैं। कौन सा पढ़ चुके हैं? पीछे प्रीवियस क्लास में, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, है ना। बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाया गया है और आप बिल्कुल सबको समझ में आएगा और देखिएगा उससे कई सारे सवाल निकलेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाती है ना। आज यही जानेंगे, आज जानेंगे इसके मुख्य बिंदु को, आनुवांशिकता तथा जैव विकास के। तो क्या आती है इसके मुख्य बिंदु? कुछ इस प्रकार है जैसे कि देखने को मिलता है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आनुवांशिकता कहते किसको है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास ये है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम बता दें कि आनुवांशिकता एक प्रकार के ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत, यानी कि पिता का गुण पुत्रों में, पुत्र का गुण उसके पुत्रों में, ऐसा पैतृक गुणों का वाहक होती है। यानी कि उनके लक्षण पुत्रों में दिखाई पड़ते हैं, उनके लक्षण पुत्रों में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा एक पैतृक गुणों का वाहक होते हैं उनके लक्षण में, है ना। बिल्कुल पहले देखिए मानव किस रूप में रहा करते थे, फिर धीरे धीरे विकास हुए तो किस रूप में होते चले गए, विकास होते होते और मानव एक सीधी रूप में खड़ा होने लग गए। यानी कि इस प्रकार से इनका लक्षण में विकास हुआ। क्या हुआ? विकास हुआ। तो ये कहलाते आनुवांशिकता तथा जैव विकास, यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ, यही है आनुवांशिकता और जैव विकास। यानी कि कह सकते हैं कि इसका विकास के दौरान बस एक ही जो आनुवांशिकता पदार्थ है जो ज्यादा उसकी भूमिका रहती है, जिसका कहा जाता है DNA, जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। यही सब है, DNA ही है जो आनुवांशिकता पदार्थ कहलाती है और यही जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, जैसा कि देख सकते हैं। इनसे पहले हम देखेंगे कि भिन्नताएं के बारे में। भिन्नताएं है क्या? जैसे कि
पृथ्वी पर तो सभी प्रकार के सजीव होते हैं, कई प्रकार के सजीव होते हैं। तो सभी सजीवों में कई प्रकार के अलग अलग रूप से भिन्नता देखने को मिलती है। भिन्नता मतलब है कि अलग अलग अपना सजीव के शारीरिक गुण से भिन्नता देखने को मिलती है। कोई सजीव उड़ती है तो कोई सजीव पृथ्वी पर रहती है, तो कई प्रकार के गुणों के दृष्टिकोण से भिन्नता देखने को मिलती है। कोई शारीरिक बनावट के दृष्टिकोण से भिन्नता देखने को मिलती है। किसी किसी सजीव के पास पंख रहते हैं, किसी किसी सजीवों के पास पंख नहीं रहते हैं। तो ये आकार और आकृति के अनुसार से, शरीर के अनुसार से भिन्नताएं देखने को मिलती है। बिल्कुल। अब आगे देखेंगे इसमें से भिन्नताएं क्या होती है। तो भिन्नताएं के बारे में जानेंगे तो कुछ ऐसा ही पता चलेगा। भिन्नताएं जीवों के ऐसे गुण हैं जो अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उन्हीं गुणों के तुलनात्मक रूप से भिन्न होते हैं। यानी कि जैसे कि ये अपने ही जीवों, अपने ही जनक के जैसे रहते हैं। जैसे कि मानव हो गए होमोसेपियंस प्राणी, है ना, होमोसेपियंस प्राणी। तो ये देखिए गोरिल्ला दिख रहे हैं, गोरिल्ला अरे मानव है, दोनों एक जैसे हैं, जाति एक जैसे, होमोसेपियंस एक जैसे, लेकिन इनमें अलग प्रकार के भिन्नताएं हैं, इनमें अलग प्रकार के भिन्नताएं देखने को मिल रहे हैं। अपने ही जाति के जीवों के साथ अलग अलग प्रकार से भिन्न रूप से रहते हैं, वातावरण के अनुसार से भिन्न रूप से रहते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से ये भिन्न रूपों से रहते हैं। तो ये भिन्नता दिखाई पड़ते हैं। समझ गए बातों को? बिल्कुल, इतना भिन्नता तो पता चला होगा। भिन्नताओं के कई प्रकार होते हैं। भिन्नताओं के दो प्रकारों से हम अध्ययन करते हैं। पहला जननिक भिन्नताएं, दूसरा कायिक भिन्नताएं। जननिक भिन्नताएं क्या है? जो जननिक भिन्नताएं कहलाता है, जननिक भिन्नताएं जो कि जिन के अनुसार से भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पहला जननिक भिन्नताएं क्या है। इसमें देखेंगे कि जैसे कि जीनेटिक गुणों के आधार पर भिन्नताएं पाई जाती है। यानी कि जैसे कि दो प्रकार के मनुष्य यहाँ पर हम लेंगे, दोनों प्रकार के मनुष्य लेंगे, तो दोनों प्रकार के मनुष्य के आंखें होंगे, नाक होंगे, आंखें होंगे, नाक होंगे। तो इन दोनों में कई प्रकार के भिन्नताएं देखने को मिलेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि ये मनुष्य का ही आंख है, ये भी मनुष्य का ही आंख है, लेकिन आंखों का रंग बिल्कुल अलग अलग दिखता है ना, आंखों का रंग बिल्कुल अलग अलग दिखता है। तो ये आंखों में भिन्नताएं दिखने को मिल रही है। समझे बातों को? यानी कि बोल सकते हैं जननिक भिन्नताएं, यानी कि जनन के दृष्टि, जनन नहीं जिन के दृष्टिकोण से, क्योंकि डीएनए जो रहती है, डीएनए जो रहती है, दो ही चक्रीय जो रहते हैं, इसके अंदर जिन के अनुसार से भिन्नताएं देखने को मिलती है, जिस कारण से शारीरिक अंगों में, कई अंगों में भिन्नताएं देखने को मिल जाती है। जैसे कि या फिर जनन के दृष्टिकोण से भी देखने को मिलते हैं। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि एक ही जीव के सदस्य अलग अलग प्रकार से भिन्नता दिखाते हैं। यानी कि धीरे धीरे ये वृद्धि करते हैं, धीरे धीरे जब ये वृद्धि करते हैं तो इस प्रकार से मनुष्य का रूप लेते हैं। तो इनका जो संतान होंगे वो मनुष्य के रूप में होंगे, इनका संतान होंगे वो कौन सा, गोरिल्ला के रूप में होंगे। समझ गए बातों को? क्योंकि इसी का धीरे धीरे चिंपैंजी के रूप में होंगे, तो इसी का धीरे धीरे क्या हो गए, भिन्नताएं देखने को मिल रहा है। यानी कि ऐसी भिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जनन कोशिका में जो परिवर्तन होता है, ऐसा ही यह भिन्नता दिखने को मिलता है। ऐसी भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होती है। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे ये भिन्नता देखने को मिल रही है। यानी कि इससे ऐसा भिन्नता दिख रही है, इसका अगला पीढ़ी ये दिख रही है, अगला पीढ़ी ये दिख रही है, धीरे धीरे भिन्न पाए जा रहे हैं, अलग अलग पाए जा रहे हैं। तो आज ये ऐसा दिख रहे हैं। समझ गए बातों को? ये भिन्नता हो गए, ये जननिक भिन्नता हो गए। ठीक है, फिर आगे है ऐसी भिन्नताएं जन्म से प्रकट होती है। कब से प्रकट होती है? ये जन्म से धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होती है। जैसे कि आंखों एवं बालों का रंग, आंखों एवं बालों का रंग, किसी किसी के आंखों का रंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप जरा देखिए कि आपके आंखों का रंग कैसा है, ऐनक में ले जा करके देखिए कि आंखों का रंग किस रंग का है। तो आंखों का रंग ये कॉर्निया डिसाइड करते हैं, ये कॉर्निया। समझ गए बातों को? ये कॉर्निया डिसाइड करते हैं आंखों का रंग कैसा होते हैं। तो इसका रंग बिल्कुल अलग अलग होते हैं, है ना, किसी का नीला, किसी का ऑरेंज, किसी का गुलाबी, अलग अलग प्रकार के कलर डिसाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब जननिक भिन्नताएं हो गए। जैसे कि शारीरिक गठन, यानी कि शरीर का गठन इस प्रकार से है, अब शरीर का गठन ऐसा दिख रहा है। तो शारीरिक गठन में कई प्रकार के भिन्न दिख रहे हैं, धीरे धीरे जन्म से ही होते रहते हैं। ये शरीर की लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है, कभी कमी हो जाती है। पहले इतना लंबाई था, अब लंबाई ज़्यादा हो रही है
है ना। तो इसमें भी भिन्नताएं देखने को मिलती है, तो ये जननिक भिन्नताएं कहलाती है। ठीक है। अब देखते हैं कायिक भिन्नताएं क्या है। तो कायिक भिन्नताएं में ये देखेंगे कि हम इस वातावरण के अनुसार से जीवों के शरीर में खान पान, पहनावा ओढ़ावा, ये सब में कई प्रकार के भिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे कि ये भी सजीव है और ये भी सजीव है। देखिए तो पूरा एकदम से मस्त से मजा के साथ खा रहा है, कितना मोटा गया खा खा के, फिर भी ये खा रहा है, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ भी भिन्नताएं देखने को मिल रही है। और देखिए घोड़ा घास चल रही है ना। ये दोनों सजीव है, लेकिन दोनों में क्या है, अनेकों प्रकार के भिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे कि कायिक भिन्नताएं, ऐसी भिन्नताएं जिसमें कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि जनन एवं वातावरण के प्रभाव से, जन्म के प्रभाव से और वातावरण यानी कि इस वातावरण इन्वायरमेंट के प्रभाव से। क्या ये नहीं खा सकती है? खा सकते, लेकिन हम लोग खाने देते हैं? हम लोग खुद ही अपना पेट भरने में लगे हुए रहते हैं, तो इनको क्या खाने देंगे? समझ गए बातों को। वही प्रकार से ये कायिक भिन्नताएं यानी कि इस वातावरण प्रकृति के अनुसार से हम भिन्नताएं देखने को मिलता है। जैसे कि उपापचय, जीवन के प्रकार, है ना, यानी कि जो खाना खाना है उसके अनुसार से जीवन के प्रकार। ऐसी भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत नहीं होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमेशा वंशगत नहीं होती है, बल्कि एक ही पीढ़ी में देखने को मिलता है, एक पीढ़ी में देखने को मिलता है। अब बताइए, इसका इसमें देखने को मिलेगा? कभी नहीं। इसका इसमें देखने को मिलेगा? कभी देखे हैं मनुष्य घास खाते हुए? कभी देखे हैं? ये भले खा लेंगे, इसको खा लेंगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा घास पर ही पसंद करेंगे, है ना, घास को ही खाना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से ऐसे भिन्नताएं अर्जित होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होती है, ये एक ही पीढ़ी में वंशगत रहती है। ध्यान में रखिएगा। तो जाननिक भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और कायिक भिन्नताएं केवल एक पीढ़ी में होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखना है आनुवांशिकता क्या होती है। तो आनुवांशिकता के बारे में बता दें कि पैतृक गुणों के लक्षण का वाहक होना, पैतृक मतलब पिता के गुणों का, उनके लक्षण का वाहक होना अगली पीढ़ी में, तो सब आनुवांशिकता कहलाती है। यानी कि पिता के, माता के इस सब के लक्षण को अगली पीढ़ी में दिखना, तो यही सब तो आनुवांशिकता है। जैसे कि जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों के माध्यम से पहुंचने वाला गुणों का संचार आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि किसके? जनकों, यानी कि जनक का मतलब है कि माता पिता, क्या? माता और पिता इनसे उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों में जो माध्यम से पहुंचता है, गुणों के माध्यम से जो पहुंचता है और संचरण होता है, पहुंचता है, उसी को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। यदि आनुवांशिकता क्या है पूछा जाएगा तो आप यही परिभाषा लिखिएगा। प्रत्येक जीवों में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचारित होती है। यानी कि प्रत्येक जीवों में बहुत ऐसे गुण दिखने को मिलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों के संतानों में भी देखने को मिलता है ना। वैसा ही है, गुणों को आनुवांशिकता गुण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकता गुण कहते हैं। यानी कि माता पिता के गुण और लक्षण उनके पुत्रों में दिखाई देने लगते हैं, तो उसे कहते हैं हम आनुवांशिकता गुण। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता गुण कहते हैं। बिल्कुल इतना को ध्यान दे करके चलना है। अब आगे देखना है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की विशेष शाखा के अंतर्गत होता है। जीव विज्ञान की जो है ये विशेष शाखा के अंतर्गत इसके बारे में अध्ययन किया जाता है ना। इसको हम अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। जिसे हम आनुवांशिकी विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है। किसी जीव की जीन संरचना उसी जीव की जीनोटाइप्स कहलाते हैं। जब कोई भी जीव रहता है उसके जीन की संरचना कैसी होती है तो वो क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप कहलाते हैं, है ना। जीन की संरचना, तो जीन क्या है? जैसे कि ये क्या है? ये है एक प्रकार से कह सकते हैं डीएनए। क्या है ये डीएनए है। अब डीएनए के अंदर ये जो जीन की संरचना है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये सब जीन की संरचना ये कहलाएंगे जीनोटाइप। क्या कहलाएंगे? जीनोटाइप। जीन का सबका अलग अलग नाम है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन
और गुआनिन, इस प्रकार से। फिर फॉस्फेट, ये क्या है, फॉस्फेट बैकबोन के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक पूरा बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, टोटल 4 प्रकार के होते हैं जीन। ठीक है, यही 4 प्रकार के होते हैं। तो ये जीनोटाइप कहलाता है, इसी के अध्ययन करना है। हम बता दें कि प्रत्येक जीवों में जो एक्टिविटी दिखता है, लक्षण दिखता है, गुण दिखता है, ये सभी जीन का ही देन है, जीन का ही देन है। बता दें प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और कोशिका के अंदर क्या होते हैं, कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए जो है आनुवांशिकी पदार्थ कहलाता है, और जीन जो कहलाता है आनुवांशिकी इकाई कहलाते हैं, आनुवांशिकी इकाई कहलाते हैं। जीन आनुवांशिकी इकाई कहलाते हैं, ये जो लंबे लंबे हैं, और आनुवांशिकी पदार्थ पूरे डीएनए कहलाते हैं। समझे, यही निर्धारित करते हैं कि अगले आने वाले संतान में कैसी लक्षण देना है, कैसा गुण देना है ना, यही निर्धारित करते हैं। बिल्कुल इतना ध्यान में रखना है। जैसे कि आप देखेंगे कि मेंडल के आनुवांशिकी का नियम, आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है ना। ये जो चश्मा वाले दिख रहे हैं यही मेंडल साहब है, इन्हीं को कहा जाता है आनुवांशिकी का पिता। इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकता विकास के बारे में बहुत कुछ बताए। सबसे पहले इन्होंने 1822 ईस्वी में पौधों पर प्राप्त किए, पौधों पर क्या प्रयोग किए, कौन सा पौधों पर प्रयोग किए, तो मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए। अब क्या प्रयोग किए जो देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1822 ईस्वी में मटर के पौधे पर प्रयोग किए, मटर के फूलों पर प्रयोग किए, और क्या प्रयोग किए सो देखते हैं आगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 ईस्वी में आनुवांशिकता के नियम को बताया, और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रयोग कहाँ किए थे, तो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, सबसे पहले पूछा जाता है सवाल। फिर आगे है, मेंडल ने प्रयोग में साधारण मटर का पौधा चयन किया, है ना। उन्होंने अपने प्रयोग में मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले विपरीत लक्षण गुण वाले क्या किए, पौधे को चयन किए। उन्होंने साधारण मटर का पौधा को चयन किया, मटर का पौधा लिया। पौधा लेने के बाद उन्होंने क्या किया, विपरीत लक्षण वाले 2 पुष्प लिए, है ना। एक लिए लंबे पुष्प, एक लिए बौने पौधे का पुष्प। यानी कि एक वो पौधा लिए जो लंबा पौधा होता था, लंबा पौधा था, उसका पुष्प लिए, और एक लिए बौने पौधे का पुष्प। ठीक है, एक लंबे पौधे का पुष्प लिए, ऐसा पुष्प एक और लिए। ठीक है, एक और पुष्प लिए यहाँ पर, एक ये लंबे पौधे को वाला लिए, और एक क्या लिए, बौने पौधे वाला। 2 पुष्प लिए, लंबे तथा बौने पौधे को चयन किए। 2 प्रकार से पौधे को चुने, और चुनने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में मेंडल ने पहले सभी फूलों के पुंकेसर को हटा दिए। यानी कि इसके जो पुंकेसर, कल ही के क्लास में बता रहे थे कि ये स्त्रीकेसर हुए और ये क्या है, पुंकेसर, तो इसको हटा दिया गया। इसको क्या किया गया, इसको हटा दिया गया मेंडल के द्वारा, सबके द्वारा हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्योंकि ये स्वपरागन ना कर पाए। यदि नहीं हटाते तो इनका परागकण निकल करके इसमें चला जाता, तो स्वपरागन कर लेता। समझे, इसमें भी वही काम किए कि यहाँ पर भी पुंकेसर को हटा दिए, और हटाने के बाद केवल क्या बचा, केवल स्त्रीकेसर बचा। यानी कि सभी पुंकेसर को हटा दिए ताकि स्वपरागन ना कर पाए, ऐसा हटा दिए। और हटाने के बाद इन्होंने क्या किए कि स्वपरागन ताकि ना कर पाए, यानी कि हटाए इसीलिए कि स्वपरागन ना कर पाए, यानी कि परागकण का निकल कर वर्तिकाग्र तक ना पहुंच पाए, इसीलिए इसको हटा दिए, परागकण जिससे निकलते हैं, यानी कि पुंकेसर को हटा दिए ताकि स्वपरागन ना कर पाए। फिर दूसरे स्वस्थ पौधे लिए, उनके फूलों के परागकण लेकर। अब दूसरा स्वस्थ पौधा लिए, इसमें फूलों के परागकण को लिए, यानी कि यही वाला जो डंठल था, इसके डंठल को, परागकणों को लिए, एक कणों को लेकर के और चयनित किए, और पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरा दिए, और दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर क्या कर दिए, गिरा दिए। अब बताओ कि इस पौधे का परागकण निकल करके दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक जाएगी, तो बताओ यहाँ पर धीरे धीरे आगे चल करके ये अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी, निषेचन की प्रक्रिया होगी। जब अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया होगी तब यहाँ पर फल का निर्माण होगी,
बिल्कुल फल का निर्माण होगी। तो वो फल कौन सा गुण के दिख रहे थे, यही मेंडल साहब ने बताए थे। वर्तिकाग्र पर गिरा दिए और क्या किए, गिराने के बाद विपरीत गुण वाले इन दोनों जनकों को मेंडल ने प्रथम पीढ़ी कहा। और जो इनसे जो प्राप्त हुआ, यानी कि एक लंबा पौधा लिया गया, फिर क्या लिया गया, बौना पौधा। एक लंबा लिया गया, दूसरा कौन सा लिया गया, बौना पौधा, ऐसा लिया गया। ठीक है, लंबा पौधा का नाम रखा गया टी, और बौना पौधा को स्मॉल टी, ठीक है, ऐसा नाम रखा गया है ना। तो ये टी निर्धारित करता है लंबा गुण वाला, और बौना गुण वाले स्मॉल टी निर्धारित करते हैं। अब दोनों को मिलाया गया, क्या मिलाया गया, एक का पुंकेसर से प्राक्कन, और दूसरा के अस्त्रिकेसर से क्या मिलाया गया, वर्तिकाग्र में गिरा, अस्त्रिकेसर के वर्तिकाग्र में गिरा, यानी कि एक का परागकण दूसरा के अस्त्रिकेसर के वर्तिकाग्र में गिरा, और गिरने के बाद कहाँ, अंडाशय तक जाती है। ऐसी प्रक्रिया होती है। तो गिराने के बाद इसका एक टी और इसका एक टी आकर के मिल जाता है, और मिलने के बाद पता चलता है कि ये पौधा जो बना है ना, ये लंबा गुण वाले बन रहा है। कैसे बन रहे हैं, ये लंबा गुण वाले बन रहे हैं। जबकि बताओ, एक लंबा गुण वाला पौधा था, एक बौना गुण वाले पौधा था, छोटा पौधा था, तो बनना चाहिए लंबा छोटा दोनों। लेकिन वो इन्होंने बोले कि लंबे गुण वाले पौधे बौने गुण वाले पौधे पर ज्यादा प्रभावी हुए, लंबे गुण वाले पौधे बौने गुण वाले पौधे पर ज्यादा प्रभावी हुए, इसीलिए ये जो पौधा निकला लंबा गुण वाले निकला। इसीलिए इन्होंने ये अनुमान लगाए, समझे बातों को, और यही अनुमान लगाए, युग्मक बनाए, युग्मक बना करके जो बना वो लंबा गुण वाले पौधा बना। और उन्होंने क्या किया, इसको नाम रखा गया प्रथम पीढ़ी। क्या रखा गया, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी जिसे हम F1 के नाम से जाने, क्या जाने, F1 के नाम से प्रथम पीढ़ी के रूप में रखा गया। इन्हें प्रथम पीढ़ी कहा गया, या फिर प्रेजेंटल जनरेशन कहा जाता है। इन्हें शुद्ध नस्ल के रूप में चुना, इन्हें शुद्ध नस्ल के रूप में चुना कि कितनों भी लंबा मिला दे, कितनों भी एगो बौना मिला दे, तो जो बनेगा ना प्रभावी, वो लंबा गुण वाले बनेंगे। क्या बनेंगे, लंबा गुण वाले बनेंगे, क्योंकि लंबा गुण वाले बौने गुण वाले पर ज़्यादा प्रभावी दिखाए, जिस कारण से जो बना प्राप्त हुआ पौधा वो लंबे गुण वाले प्राप्त हुए। समझ गए बातों को। हाँ, इसी प्रकार से ये कैसे हुआ, ये हुआ यहाँ से, है ना। इसका पुंकेसर निकाल करके इसके अस्त्रिकेसर में गिराए, तो जो बीज का निर्माण हुआ वो लंबे गुण वाले थे। कैसा थे वो, लंबे गुण वाले, ऐसा इन्होंने बताया। इस प्रकार के परागण के बाद बीजों को अगले पौधे में प्रथम संतान पीढ़ी यानी कि F1 कहा गया, और जो प्राप्त हुआ ना इसको कहा गया F1 रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका, F1 रखा गया। अब क्या इन्होंने किए कि इसी F1 को फिर 2 बार रखा गया। ऐसा ही F1 जो लंबा गुण वाले जो आए, इसको फिर 2 बार रखा गया, यानी कि एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, फिर से 2 बार रखा गया। तो बताओ, ये तो गुण लंबा इसका है, इसका गुण क्या है, लंबा, तो इसका भी गुण लंबा है, क्योंकि यहाँ पर लंबे गुण वाले ज़्यादा प्रभावी है, टी कैपिटल टी है, ज़्यादा प्रभावी है, तो ये भी ज़्यादा प्रभावी है। तो प्रभावी रहने के कारण क्या हो गए, यहाँ पर है लंबे गुण वाले और लंबे गुण वाले दिख रहे हैं। समझ गए बातों को। अब F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी, 2 गो F1 पीढ़ी है, 2 गो क्या है, F1 पीढ़ी। दोनों को फिर से करवाया गया, फिर से गैमेट्स करवाया गया। और गैमेट्स करवाने के बाद ये पता चला कि ये अलग होता है स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो ये भी अलग होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी में। फिर दोनों फिर जा करके क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। तो कैसा युग्मक बनाते हैं, तो हम देखते हैं। पहले एक तरफ लग देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, एक दूसरा तरफ रखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या बनाते हैं, यानी कि एक ये, एक इधर से रखें, एक उधर से रखें, क्या बनाते हैं, तो ये इसके साथ संयोग करके क्या बना लेंगे, लंबा गुण वाले। देखिए कैपिटल टी लंबा गुण वाले बनाएंगे। अब यहाँ पर संयोग क्या करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी संयोग करेंगे, तो क्या ये भी लंबा गुण वाले, क्योंकि लंबा गुण वाले ज़्यादा प्रभावी दिखेंगे। फिर यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी यदि करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बताइए क्या हो जाएंगे, तो ये भी लंबा गुण वाले होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावी होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी पर ज़्यादा प्रभावी होंगे, तो लंबा गुण वाले होंगे। लेकिन जब यहाँ संयोग करेगी तो यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ, तो ये बौने गुण वाले होंगे। क्या होंगे, बौने गुण वाले। जब दूसरी बार करवाया गया F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी को दूसरी बार करवाया गया,
तब क्या हुआ कि उनमें से 3 गो निकला, 3 गो निकला लंबा गुण वाले और 1 गो निकला बौना गुण वाले। इसीलिए लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या रख दिया गया, लंबा बौना का 3:1, यानी कि 3 गो लंबा और 1 गो बौना निकला। समझ गए बातों को। तो पूछा जाता है F1 पीढ़ी का लक्षण प्रारूपी अनुपात, लक्षण प्रारूपी अनुपात लक्षण कैसा है, लंबा है कि बौना है, तो बताना है 3 गो लंबा है और 1 गो बौना निकला था। समझ गए बातों को। ये करवाएं संयोग, तो F1 दोनों संयोग करवाएं तो क्या निकला, ये लंबा ही निकलेगा क्योंकि दोनों कैपिटल है, इसमें 1 गो कैपिटल है तो प्रभाव रहबे करेगा, इसका भी प्रभाव रहबे करेगा। 3 गो लंबा और 1 गो बौना निकला, ये लक्षण प्रारूपी हुआ। और एक होता है जिन प्रारूपी अनुपात। जिन प्रारूपी अनुपात यानी कि कौन कौन एक जैसा जिन दिख रहा है, तो बताइए दोनों लंबा वाला दिख रहा है, दोनों लंबा वाला दिख रहा है तो ये तो 1 गो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 गो दिख रहा है ना। और दोनों एगो है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, ऐसे उनका 2 गो है तो 2 गो दिख रहा है। फिर उसके बाद फिर क्या है, स्मॉल टी भी 2 गो स्मॉल टी, 2 स्मॉल टी 1 ही गो है इसलिए 1 गो दिख रहा है। तो जिन प्रारूपी अनुपात यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी यही ना दिख रहा है, ये चारों में से और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जिन प्रारूपी अनुपात, ये वाला 1 गो था इसलिए 1, ये वाला 2 गो था इसलिए 2 और ये वाला 1 गो था इसलिए 1, तो 1:2:1। तो पूछा जाता है F1 पीढ़ी का जिन प्रारूपी अनुपात क्या आया था मेंडल का, तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सीधा बताइएगा 1:2:1। ऐसे याद रखिएगा ना, 121 याद रखिएगा, तुरंत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लक्षण प्रारूपी अनुपात कितना आया था, 3:1। क्या आया था, 3:1। और जिन प्रारूपी अनुपात कितना आया था, 1:2:1 और लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1 आया था। ये मेंडल का था। समझ गए बातों को। इस प्रकार से ये F1 पीढ़ी को कहा गया, F1 पीढ़ी को करवाया गया 2 मरते, तब क्या कहलाया, यहाँ पर F2 पीढ़ी कहलाया। क्या कहलाया, F2 पीढ़ी कहलाया। यानी कि F1 पीढ़ी जो प्राप्त किए हम उसको 2 बार करवाएं तो फिर जो प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी कहलाया। समझे बातों को। इसको हम सेकेंड जनरेशन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं आगे। लंबे गुण वाले जनक टीटी पौधे में मेंडल ने नया बीज प्राप्त किए, कैपिटल टीटी दोनों नया प्रकार के बीज प्राप्त किए कि लंबा गुण वाले है लेकिन इसका गुणे बिल्कुल अलग है, पहले वाला से बिल्कुल अलग है। पहले वाला जो था एक कैपिटल टी स्मॉल टी था, एक दोनों कैपिटल टी है, यानी कि दोनों में बहुत अंतर है। यानी कि लंबा है तो ये अलग गुण के है, तो यानी कि अलग गुण के प्राप्त किए, यानी कि जनक मेंडल ने नए बीज के रूप में ये प्राप्त किए। और F1 पीढ़ी के सभी पौधे फिर क्या प्राप्त हुए, यही वाला प्राप्त हुए है ना, जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए थे वही प्राप्त हुए, गुण वाले हुए। इनमें से कैपिटल टी लंबापन के प्रभावी था, कैपिटल टी जो था लंबापन था तो ये प्रभावी था छोटे पौने पौधे पर, इसीलिए F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए। क्या थे, सभी पौधे लंबे हुए। तो लंबा टी वाले प्रभावी था छोटका पर, इसलिए लंबे थे, है ना, लंबे थे, इसलिए इनका सभी पौधे लंबे थे। इसी प्रकार से जब दोनों संकर यानी कि F1 फिर से F1 इनको करवाया गया, करवाने के बाद दोनों को करवाया गया तो क्या प्राप्त होता है, ये भी प्राप्त होता है। जो स्वपरागन कराया, स्वपरागन खुद से कराया, इसी को F1 मतलब यही वाला, इसको फिर से स्वपरागन कराया तो दूसरी पीढ़ी में F2 के लंबे तथा बौने पौधे प्राप्त हुए, यानी कि लंबा बौना दोनों प्राप्त हुए। देखिए तो लंबा और बौना दोनों हमें मिला, जो कि 3:1 रेशियो में मिला, 3 गो लंबा और 1 गो बौना मिला। इसी प्रकार से F1 पीढ़ी में जिन प्रारूपी अनुपात क्या निकला, तो 1:1 और लक्षण प्रारूपी अनुपात 3:1, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें शुद्ध लंबे पौधे टीटी तथा शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टीटी प्राप्त हुए। समझ गए बातों को। शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, है ना। तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने प्राप्त किए तो सेकेंड पीढ़ी तक जाना पड़ा। जरा देखिए, शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे प्राप्त किए तो सेकेंड पीढ़ी तक हमें जाना पड़ा। F1 2 बार करवाना पड़ा, तब जाकर के यहाँ पर जाना पड़ा। समझ गए बातों को। आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा,
तो पूछा इसीलिए जाएगा कि लक्षण प्रारूपात प्रारूपीय अनुपात जीन प्रारूपीय अनुपात क्या है। मेंडल के नियमों को लिखे। मेंडल ने क्या नियम बोले थे, तो मेंडल के आनुवांशिकी नियमों को लिखे। तो इन्होंने ऐसे ही बोलना है कि मेंडल के प्रयोग में साधारण मटर का चयन किया गया, अपने प्रयोग में विपरीत लक्षण गुण वाले, ये सब लिखना है, यहाँ तक लिख देना है। लिखने के बाद फिर इन्होंने ये बताना है कि शुद्ध नस्ल को चुना। चुनने के बाद फिर यदि 5 नंबर वाला रहेगा तो पूरा लिख देना है, 2 नंबर वाला रहेगा तो यहीं तक छोड़ देना है। समझ गए बातों को। 5 नंबर वाला रहेगा तो इसको भी समझा देना वहाँ लिख के। क्लियर है, बिल्कुल आसान रहेगी। F1 पीढ़ी के पौधे में दोनों गुण TT यानी कि एक लंबे वाले गुण और एक बौने वाले गुण दोनों दिख रहे थे, दोनों इसमें दिख रहे थे। समझ गए बातों को। कौन सा, F1 पीढ़ी में। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहे थे, एक ये वाला भी दिख रहे थे और ये वाला भी दिख रहे थे। समझ गए। इसीलिए मौजूद थे, इसीलिए इन्हें संकर नस्ल के नाम से जाना गया। संकर नस्ल के नाम से जाना गया, जिसे हाइब्रिड कहा गया। क्या कहा गया, हाइब्रिड कहा गया। F1 पीढ़ी के सभी पौधे को आपस में प्रजनन कराया गया। आपस में क्या कराया गया, प्रजनन कराया गया। तो अगली पीढ़ी F2 कहलाया, जो कि F2 ये सेकेंड जनरेशन हुआ F2, और ये फर्स्ट जनरेशन हुआ F1। ठीक है, और F1 फिर से करवाया, F1 फिर से करवाया, तो हमें प्राप्त होता है F2 पीढ़ी। ठीक है, ऐसा ही होती है। इसे फाइनल जनरेशन कहते हैं। पौधे में लंबे और बौने पौधों का अनुपात 3:1 था। लंबा और बौने का अनुपात 3:1, अर्थात कुल पौधे में 75% पौधा में लंबे, 75% पौधे लंबे और 25% पौधे क्या थे, बौने थे। ये कैसे 75% निकलता है, जरा निकाल के देखिए तो। 3 1 4, टोटल 4 यहाँ नीचे हुआ, और ऊपर कितना 3 लंबा था, तो 3 लंबा था, इसको 100 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 25 तिया 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 75% आ गया। यदि 1 का निकालना है तो कितना, 1 बटा क्या हो जाएगी, 1 बटा यहाँ पर 4। इसको कितना निकालना है, 100 से गुना करना है, 25 चौके 100, 25 से कम 25% निकल के आता है। अब आगे देखेंगे 3:1 के अनुपात में के मध्यवर्ती अनुपात तथा 1 और 2 और 1 के जीनोटाइप अनुपात कहलाता है, में पाया गया जाना था। ठीक है, जो कि निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही प्रयोग किए थे। फिर F1 पीढ़ी के पौधे के आधार में प्रजनन संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है इसको, जब F1 पीढ़ी को कहलाता है, और F2 पीढ़ी को कहलाता है डाई हाइब्रिड। ठीक है, फिर आगे इस प्रयोग में मेंडल का निष्कर्ष निकाला कि प्रभावी गुण लंबापन में उपस्थित में हीन गुण वाले बौनेपन में प्रकट नहीं हो पाता है। जब प्रभावी गुण दिखता है लंबापन वाला, तो उसमें बौना गुण वाले नहीं दिख पाते हैं, वो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, लंबे गुण वाले का प्रभाव दिखता है। यही मेंडल ने अपना निष्कर्ष निकाले थे। और F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण वाले ही दिखाई दे रहा था। F1 पीढ़ी में क्या दिखाई दे रहा था, प्रभावी गुण वाले ही लंबा दिख रहे थे, जो लंबा थे यही दिख रहे थे, है ना, लंबा दिख रहे थे। और F2 पीढ़ी में केवल एगो बौना था, इसीलिए एगो बौना दिख रहे थे, क्योंकि इसमें लंबा वाले प्रभावी गुण नहीं दिख रहे थे, है ना। दूसरी पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण वाले पौधे होते हैं, अतः इन्हें मेंडल को प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम जाना जाता है। मेंडल फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है ना, या फिर फर्स्ट लॉ कहलाता है। समझ गए बातों को। इसी प्रकार से था। फिर आगे देखना है, अब फिर से प्रयोग होता है। अब F2 को प्रयोग किया जाएगा, अब F2 को प्रयोग किया जाएगा, या फिर F1 को ही प्रयोग किया जाएगा आगे चल के। मेंडल के द्वि संकरण उठा प्रथम संकरण, ये द्वि संकरण का नियम क्या होता है पहले समझते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। इसमें जो था 2 प्रकार के बीज लिया गया, है ना। कौन कौन लिया गया, एक पीला लिया गया, फिर गोलाकार लिया गया, है ना, बीज लिया गया, फिर लिया गया हरा लिया गया, अब झुर्रीदार बीज लिया गया। मेंडल ने द्वि संकरण में ही बताया, एक पीला लिया, दूसरा गोलाकार लिया, फिर लिया हरा, फिर झुर्रीदार लिया, दोनों को संयोग करवाया। करवाने के बाद क्या पता चला कि पीला और गोलाकार बीज प्राप्त होता है, पीला और गोलाकार बीज प्राप्त होता है।
समझ गए बातों को। ये जो पीला और गोलाकार लिए गए, पीला और जो गोलाकार लिए गए, ये सब बड़े बड़े थे। कौन से थे? ये बड़े नस्ल के थे, क्योंकि ये कैपिटल बाई था। देखिए कैपिटल बाई, कैपिटल बाई, कैपिटल आर, ये बड़े नस्ल के थे, ये बड़े नस्ल के थे, इसीलिए यही गुण अपना प्रकट किए थे। यही गुण प्रकट किए जिस कारण से पीला गोलाकार दिखाई देने लगा। पीला गोलाकार यानी कि F1 पीढ़ी में क्या दिखाई देने लगा? पीला और गोलाकार दिखाई देने लगा। समझ गए बातों को। यही मेंडल का नियम में था। और दूसरा क्या था? हरा झुर्रीदार था, ये गायब हो गए। ये क्या हो गए? गायब हो गए, क्योंकि ये छोटे गुण वाले थे। छोटे गुण वाले कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये छोटे पौधे बौने पौधे में लिए गए थे और ये बड़े पौधे में लिए गए थे। समझ गए बातों को। बिल्कुल यही था। अब आगे देखा गया, फिर इसी को 2 बार करवाया गया, इसी को 2 बार करवाया गया। F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी फिर 2 बार करवाया गया। दोनों बार करवाने के बाद पीला गोलाकार बीज, फिर पीला गोलाकार बीज, दोनों तो पीला गोलाकार बीज ही है ना। लेकिन इस पीला गोलाकार बीज में हरा का भी गुण है और झुर्रीदार का भी गुण है। दोनों का भी गुण है कुछ ना कुछ, लेकिन वो गुण भले नहीं दिख रहे हैं। बड़े वाले पौधे का गुण ज़्यादा प्रभावी दिख रहे हैं, तो छोटे वाले गुण का गायब हो गए हैं, वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो छोटे वाले गुण गायब हो गए। तो यहाँ पर क्या आता है बन करके टोटल निकलता है? तो बाई आर बाई कैपिटल बाई आर बाई आर है ना। इस प्रकार से निकल के आता है ना। इधर से निकालते हैं क्या निकलता है? ये भी वही निकलता है, सेम निकलता है। तो एक बार ऊपर रख दिया गया, एक बार नीचे रख दिया गया। रखने के बाद अब इस दोनों को मिलाया गया, तो मिलाने के बाद क्या पता चलता है? इसका जीन प्रारूपी अनुपात आता है 1:2:3 1:2:2:4 1:2:2:1 ऐसा जीन प्रारूपी अनुपात आता है। लक्षण प्रारूपी अनुपात कैसा आता है? पीला गोलाकार बीज, पीला झुर्रीदार बीज, हरा गोलाकार बीज, हरा झुर्रीदार बीज, इस प्रकार से आता है 9:3:3:1। इसका लक्षण प्रारूपी अनुपात आता है ना। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना याद करके नहीं चलना है, बशर्ते जीन प्रारूपी अनुपात और लक्षण प्रारूपी अनुपात को याद रख लेना है, ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का 2 जोड़ी विपरीत गुण वाले वंशानुक्रम का अध्ययन किया। समझे बातों को। यानी कि अलग अलग कलर के रूप में, अलग अलग रंगों के रूप में, और एक गोलाकार और एक झुर्रीदार के रूप में लिए थे पौधे को। इस प्रयोग में द्विसंकर नस्ल कहा जाता है। इस प्रयोग में उन्होंने मटर के ऐसे पौधे का चयन किया जिनके फल चिकने तथा फल रंग के थे, फल पीले रंग के थे। चिकने कैसे थे? पीले रंग के थे। तथा दूसरे प्रकार के पौधे के बीज झुर्रीदार तथा हरे रंग के थे। कैसा थे? झुर्रीदार और हरे रंग के थे, झुर्रीदार और हरा रंग का। दूसरा पहला पीला और गोलाकार रंग का, ऐसा थे, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने प्राप्त किए। फिर आगे क्या थे? इन्होंने दोनों पौधे के आधार पर प्रजनन करवाया और गिराया। इसमें F1 पीढ़ी के पौधे के बीज चिकने तथा पीले रंग के हुए। F1 पीढ़ी के पौधे का जब आपस में प्रजनन कराया गया तो उनकी अगली पीढ़ी में बीजों का फेनोटाइप अनुपात क्या निकला? फेनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या निकला? तो 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। ऐसा ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसा ध्यान में रखना है। तो लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या आया? 9:3:3:1। इसी प्रकार से ध्यान में रखना है इसका, ठीक है। फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूपी अनुपात। आप समझते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है जंतुओं में, जीवों में। समझे बातों को, हम बताते हैं। तो ये क्या दिख रहा है? एक कोशिका दिख रहा है। ये क्या दिख रही है? कोशिका। कोशिका के अंदर गोलाकार केंद्रक दिख रही है। क्या दिख रही है? केंद्रक। कोशिका के अंदर गोलाकार केंद्रक दिख रही है। गोलाकार ये क्या है? ये गोलाकार केंद्रक दिख रही है। इसी केंद्रक के अंदर जो क्रॉस जैसा दिख रही है, यही क्या है? यही है क्रोमोसोम, जिसको हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, जो हमेशा जोड़े में होती है। हमेशा सम संख्या में ये होती है, विषम संख्या में ये नहीं होती है। ये हमेशा जोड़े में होती है। ये मनुष्य में बात करें तो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम संख्या, 22 दूनी 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम कहलाते। क्या कहलाती है? ऑटोसोम कहलाते, एक जैसा रहते हैं। बाकी एक जोड़ी क्रोमोसोम यानी कि 2 क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम होते हैं, जो ऑटोसोम नहीं होते हैं। ये फीमेल में अलग अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं।
दो जोड़ी क्रोमोसोम फीमेल में अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं। इसे हम जनन क्रोमोसोम या तो जनन क्रोमोसोम के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। लिंग निर्धारण या फिर आनुवांशिकी निर्धारण यही करती है, यही दोनों क्रोमोसोम। तो इसी के बारे में जानना है। ये 46 के बाद हटा करके 44 हटा करके केवल 2 के बारे में जानना है। मेल में भी और फीमेल में भी दोनों अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, एक XY होते हैं, दूसरा XX होते हैं। समझ गए बातों को। क्रोमोसोम के द्वारा ही जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है कि अगला जीव कैसे लिंग के आने वाले हैं, मेल आएंगे कि फीमेल आएंगे। इसमें लिंगों का निर्धारण इन्हीं क्रोमोसोम के आधार पर ही किया जाता है, होता है। मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, 23 दूनी 46 होते हैं। 23 जोड़ी का मतलब 46 क्रोमोसोम। इनमें 22 जोड़ी क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी को क्या कहते हैं? ऑटोसोम। एक ही प्रकार के समान क्रोमोसोम होते हैं और शेष एक जोड़ी क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं। केवल एक जोड़ी क्रोमोसोम जिसमें 2 क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं, जो मेल में और फीमेल में देखने को मिलता है, जिन्हें लिंग क्रोमोसोम भी कहते हैं। समझ में आ गया बातों को? बिल्कुल। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक XY होते हैं, स्त्री में X क्रोमोसोम, पुरुष में XY क्रोमोसोम। 2 प्रकार के दिखते हैं। समझ गए बातों को। लिंग क्रोमोसोम होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। इन्हें लिंग निर्धारण में हेट्रोगैमेटिक सिद्धांत कहते हैं। लिंग निर्धारण के समय हेट्रोगैमेटिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखेंगे X क्रोमोसोम लंबा तथा छड़ी के आकार का होता है। X क्रोमोसोम कैसा होता है? लंबा तथा छड़ी के आकार का होता है, जबकि Y क्रोमोसोम अपेक्षाकृत छोटा होता है। Y क्रोमोसोम क्या होते हैं? बहुत छोटा होते हैं और X क्रोमोसोम बहुत लंबा होते हैं। समझ गए बातों को। ये कहाँ होते हैं? ये कोशिकाओं के अंदर, है ना, ये कोशिकाओं के अंदर होते हैं। आगे, निषेचन के समय जब नर के एक क्रोमोसोम तथा मादा के एक क्रोमोसोम मिलकर युग्मनज बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर देखेंगे पुरुष का जो क्रोमोसोम है XY और स्त्री का क्रोमोसोम है XX। जब निषेचन होता है, दोनों में निषेचन होती है, दोनों में निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो कौन कैसे कैसे क्या बनाती है, सो वही देखना है। तो देखना है कि इसमें कौन सा हो गया XY वाले, तो इसमें बढ़ जाते हैं X में और Y में बढ़ जाते हैं। इसमें भी X में और X में बढ़ जाते हैं स्त्री वाले। बटने के बाद फिर क्या होते हैं? यही वाले इसका X और इसका X, स्त्री का X, दोनों मिल जाते हैं तो XX बनाते हैं। समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पर स्त्री क्रोमोसोम बनाते हैं। 44 तो पहले से ही रहती है, फिर बनाते हैं XY बनाते हैं, फिर XX बनाते हैं, फिर XY बनाते हैं। अर्थात 2 गो XX और 2 गो YY बनाएंगे, यानी कि 50-50% चांस है कि नर और मादा होने की चांस है। ऐसा बोल सकते हैं कि जब युग्मक बनेगी तो 50% चांस है कि नर भी होगी और मादा भी होगी, यानी कि लड़का होगी और लड़की भी हो सकती है। ये 50% का चांस बनती है, लेकिन स्त्री में हमेशा यही होती है। समझ गए बातों को? बिल्कुल। तो इतना समझ में आता होगा कि एक दूसरे को मिलान करेंगे तो इतना आएगा, पता चल गया होगा। आगे देखेंगे, यदि निषेचन के समय X और X क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की होती है। क्या होती है? लड़की। निषेचन समझ रहे हैं, यानी कि युग्मनज में बनते हैं, यानी कि अंडाणु का शुक्राणु से जब मिलन होता है तो इसका क्रोमोसोम और इसका क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं। तो मिलने के दौरान जो निषेचन होते हैं, तो उस दौरान यदि दोनों XX, इसका भी X और इसका भी X मिलते हैं तो लड़की होते हैं, और इसका X मिलते हैं इसका Y मिलते हैं तो लड़का होते हैं। यदि निषेचन के दौरान X और Y क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़के जन्म लेते हैं। समझ गए बातों को। जैसे नोट में देखेंगे कि ड्रोसोफिलिया फल मक्खी है। कैसा मक्खी है ये? फल मक्खी है, ड्रोसोफिलिया। ये मक्खी के बारे में नर में 6 ऑटोसोम होते हैं और XY क्रोमोसोम होते हैं। 6 गो ऑटोसोम होते हैं, यानी कि 12 क्रोमोसोम समान होते हैं, बाकी 1 गो क्रोमोसोम XY होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं। और मादा में जब ऐसा ही रहता है, एक मक्खी मादा रहता है, तो मादा में 6 ऑटोसोम और XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। इसमें भी लिंग निर्धारण मनुष्य के जैसा ही होता है, इसमें भी लिंग का निर्धारण मनुष्य के जैसा ही होता है। समझ गए हैं? आगे कौन सा मक्खी है ये?
फल मक्खी है, ड्रेसोफिला है, ड्रेसोफिलिया है। समझ गए बातों को, ये फल मक्खी है। अब आगे समझना है कि जैव विकास कैसे हुआ है, ऑर्गन इवोल्यूशंस ये कैसे हुआ है। तो हम बता दें, इस पृथ्वी पर जैव विकास को लेकर के कई सारे यहाँ पर वैज्ञानिक आए जो अपना आधार लगाए, अपनी बातों को रखे हम लोगों के बीच में, ताकि किनकी बात सही है किनके गलत है सबके बारे में यहाँ पर बताते हैं। इन्होंने सबसे पहले आए, कौन आए? डार्विन साहब, जिन्होंने द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने बताए थे कि इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में, इस वातावरण में वही इंसान सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं जो इस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, इस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं। अर्थात सर्दी के समय में यदि हम हीरो बनेंगे, है ना, केवल ऐसा ही गंजी पर घूमेंगे तो क्या बोल सकते हैं, तो हीरो उसको सर्दी बना देगी। समझ में आ गया। गर्मी के दिनों में हम स्वेटर पहनेंगे तो फिर वो ज़्यादा गर्मी लगेगी, वो फिर इस वातावरण के अनुकूल रह नहीं सकता है। यानी कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन करती है, हमारे पहनावे, ओढ़ावे, खान पान में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों के परिवर्तन में वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण होता है। समझ गए। जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे इनके परिवर्तन के कारण होती है। समय के साथ होने वाले इस परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन होते हैं, विकास करते हैं, तो इसी को हम जैव विकास के नाम से जानते हैं। उपार्जित लक्षण, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उपार्जित लक्षण क्या है? उपार्जित लक्षण है कि हमारे शरीर का वो अंग जिसका हम उपयोग करना बंद कर देते हैं, यूज करना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे कुछ निश्चित समय अंतराल पर जन्म लेना भी वो बंद कर देता है। जैसे जैसे हम अपने अंगों को यूज करना बंद कर देते हैं तो वो अंग धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मानव का एक उपार्जित अंग था पूंछ। क्या थी? पूंछ। क्योंकि चिंपैंजी से मानव का ये जन्म हुआ, चिंपैंजी से मानव का विकास हुआ, तो उनका उपार्जित अंग पूंछ थी। पूंछ का हम लोग उपयोग करना बंद कर दिया, धीरे धीरे पूंछ गायब हो गई। अब किसी मानव को पूंछ होती है? नहीं होती है। हालांकि पूंछ का एक टेल बोन होती है, टेल बोन होती है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे रहती है ना, जिसकी संख्या 5 होती है, टेल बोन होती है, लेकिन पूंछ नहीं होती है। समझ गए बातों को? वो सब उपार्जित लक्षण कहता है। वातावरण के सीधी प्रभाव में अंगों का काम करना, अधिक उपयोग कारण से जीवों के शरीर में जो परिवर्तन होता है कम कर देते हैं, अंगों का उपयोग करना कम कर देते हैं, इसमें जीवों के शरीर में परिवर्तन होता है, उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। समझ गए बातों को? ऐसा ही थे। जनकों के उपार्जित लक्षणों के वंशगत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं, उसका उपार्जित लक्षण। यदि हम वो यूज करते हैं, जब हम किसी अंगों को यूज करते हैं तो हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं, तो हमारे शरीर के लक्षण में वो सब है, फिक्स है। अब अगला पीढ़ी में यदि जाएगी तो वो सभी लक्षण अगला पीढ़ी में भी चली जाएगी, तो वो गायब नहीं होगी, तो वो उपार्जित लक्षण नहीं कहलाएगी। लैमार्क साहब ने सबसे पहले बताए 1809 ईस्वी में, यही है लैमार्क साहब। इन्होंने सबसे पहले क्या बताए कि जैव विकास को, अपने विचारों को अपनी पुस्तक जैव विकास के बारे में अपने विचार को अपनी पुस्तक में लिखे, फिलोसफिया जूलॉजिक में लिखे, प्रकाशित किया। वे लैमार्क बाद अर्थात उपार्जित लक्षण के बारे में वंशगति सिद्धांत के जनक थे। इन्होंने बताए कि उपार्जित लक्षणों के बारे में इन्होंने लिखे थे कि हमारे शरीर का उपार्जित लक्षण जो है उसके बारे में इन्होंने लिखे थे। लैमार्क साहब ने कब लिखे थे? जिसका नाम था फिलोसफिया जूलॉजिका नामक पुस्तक थी, इन्होंने लिखे थे। अब वंशगति सिद्धांत था, इसके जनक के बारे में थे। बिल्कुल यही इन्होंने लिखे थे। कौन? लैमार्क साहब ने। समझ गए? फिर उसके बाद फिर आता है चार्ल्स डार्विन साहब। डार्विन साहब, यही डार्विन बाबा है जो बताए थे हम लोग के बारे में कि इसके सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता दिया गया। इन्होंने ही बोले थे कि इस प्राकृतिक पर्यावरण में वही इंसान जीवित रह सकता है, वही इंसान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है जो अपने आप को इस पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेता है।
आगे देखना है। इन्होंने जीव विकास की व्याख्या अपने पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखे जीव विकास का उनका सिद्धांत प्राकृतिक चयन के द्वारा प्राणियों में विकास, प्राकृतिक के अनुसार से प्राणियों को चयन करना पड़ेगा कि हमें कैसे पहनावा ओढ़ावा के साथ रहना पड़ेगा, यही विकास डार्विनवाद कहलाता है। इसी को डार्विनवाद कहलाते हैं क्योंकि डार्विन ने इस बात को बोले थे। जीवों में प्राणी प्रजनन की दर अधिक है। बोला गया कि इनके द्वारा कि जीवों में प्रजनन की दर अधिक है। अनेकों जीव अपना प्रजनन कर रहे हैं, संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन भोजन तो पर्याप्त मात्रा में है, भोजन ज़्यादा मात्रा में नहीं है। अब इसी भोजन के लेकर अनेकों जीवों में संघर्ष पैदा होंगे, अनेकों जीवों में संघर्ष पैदा होंगे, तो वही जीव सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहलाएंगे जो जीत पाएंगे, इस युद्ध में जीत पाएंगे। भोजन लिमिट मात्रा में है, लेकिन जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही है, प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। समझ गए बातों को? यही डार्विनवाद का सिद्धांत है। इसलिए अधिक संतानों की उत्पत्ति होने की संभावना होती है। कि बोला गया कि जब जीवों में जनन की वृद्धि हो रही है, जनन की संख्या में बहुत वृद्धि हो रही है, सभी प्रकार के जीव अपने जैसे प्रजाति का जन्म बहुत ज़्यादा संख्या में दे रहे हैं, तो अधिक संतानों की उत्पत्ति होने की संभावना है। प्रत्येक जीव अपने अधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास सीमित है, भोजन और रहने के लिए आवास सीमित है, और इसके लिए युद्ध करेंगे वो एक दूसरे के में। अतः जीवों को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए, कि हमारा अस्तित्व रहे, अपने अस्तित्व बचाए रखने के लिए आपस में संघर्ष होता है, संघर्ष होता है। यही इस बात को बोले थे, ठीक है, संघर्ष होता है। प्रकृति में कोई भी जीव बिल्कुल एक समान नहीं होता है। इस प्रकृति में सभी जीव एक समान नहीं होते हैं, कोई कमजोर वर्ग के होते हैं तो कोई स्ट्रोंग वर्ग के होते हैं। जीत वही पाते हैं जो स्ट्रोंग वर्ग के रहते हैं। तो कुछ संघर्ष तो सबको करना पड़ेगा, उनमें कुछ न कुछ असमान अवश्य होते हैं, अर्थात जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है, कुछ ना कुछ असमान होते हैं। जैसे पक्षी वर्ग के श्रेणी कहीं भी उड़ के चले जाएंगे और अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, मनुष्य उड़ के नहीं जा सकते हैं, भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो पृथ्वी पर ही रह करके कि अन्य प्राणियों से, अन्य पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। समझ गए? लेकिन संघर्ष तो सबका है इस पृथ्वी पर, इस पर्यावरण में संघर्ष सबका है। आपका भी संघर्ष है, हमारा भी संघर्ष है, आपका भी संघर्ष है, पढ़ने का, पढ़ लिख करके अच्छे नंबर लाने का संघर्ष है, हमारा भी संघर्ष है पढ़ाने का, है ना? बिल्कुल। आगे देखना है, जीवन के लिए संघर्ष में वही सफल होते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा अपने उपयोगी गुण होते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा अपने अंदर उपयोगी गुण होते हैं, अर्थात योग्यतम में कि उनकी उत्तरजीविता ऐसा होती है, यानी कि उनके योग्यतम गुण उनके पास हो और उसका उत्तरजीविता हो, मतलब उपयोग कर पाए अपने गुणों को। इसी कारण अनुकूलता विभिन्न पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत होती रहती है, विभिन्न पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी अनुकूलता चलते रहती है और संघर्ष दोनों में चलते रहती है ना? इन्होंने बताए थे अनुवांशिक लक्षण, जीनेटिक कैरेक्टर्स, ये क्या है? जैसे अनुवांशिक लक्षण ऐसा देखने को मिलता है, एक ही प्रकार के जीवों में या फिर अनेकों जीवों में अलग अलग प्रकार से आँखों का रंग, ये सब अनुवांशिक लक्षण दिखती है। ये लक्षण जीवों के वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ये लक्षण जनकों से प्राप्त होते हैं, जनक से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो इसको जन्म दिए हैं उन्हीं से ये प्राप्त होते हैं ये लक्षण। ऐसा थोड़ी ना है कि मनुष्य का आँख है तो गाय भैंस का आँख उसमें लग जाएगी, ऐसा थोड़ी ना है। बिल्कुल मनुष्य का ही आँख होगी तो उनके जनक से ही उनका लक्षण मिलेगी, है ना? तो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, यानी कि मनुष्य का आँख मनुष्य के आँख के जैसा ही होंगे, है ना? तो अगली पीढ़ी में वो बढ़ते चली जाती है ऐसा लक्षण। ये विकास के में सहायक होते हैं, और ये विकास में सहायक होते हैं उदाहरण में मनुष्य की आँखें एवं बालों का रंग, आँखों का रंग, बालों का रंग,
उनके जनक से निर्भर करते हैं, माता पिता पर निर्भर करते हैं। माता पिता के जैसा चेहरा, जैसा पुत्र का चेहरा मिलते हैं, है ना, बच्चे का चेहरा मिलते हैं, आँख का रंग मिलते हैं, बालों का रंग मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होते रहते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं। आगे है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई तो हम बता दें, पृथ्वी पर कई सारे यहाँ पर लावा के रूप में है ना, कई सारे लावा के रूप में है। इस लावा को जब ठंडा हुए, पृथ्वी पर पूरा एकदम गर्म सतह होते हैं, जब ये ठंडा होते हैं तो ये मिट्टी का रूप लेते हैं। ठंडा होने के बाद ये बहुत ठंडा हो जाते हैं और जल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है ना, जिसमें अमीनो एसिड रहते हैं और क्या रहते हैं, और सिंपल ऑर्गन्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। ये सभी मिल करके केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है, पानी के अंदर, है ना, वहीं से जीवों की उत्पत्ति शुरू होती है। तो हम बता दें, जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना कई वैज्ञानिकों जैसे ओपेरिन 1924 में, होल्टेन ने और स्टालिन मिलर ने, यूरे ने, इस प्रकार से सिडनी फॉक्स ने दिया था। सभी ने इसके बारे में बताया कि कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो फाइनली यही पता चला कि जल से हुई है, पानी से हुई है, क्योंकि इसी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। किसके किसके बीच में, एमिनो एसिड और सिंपल ऑर्गन्स मॉलिक्यूल्स इसके अंदर रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर होते हैं। समझ गए बातों को। जब पृथ्वी ठंडा हुआ तब ऐसा हुआ। इनके अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 अरब वर्ष समुद्र में से हुई है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण हुई है। समझ गए, 3.5 साल पहले समुद्र में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण ही जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाई। किनके अनुसार से, इन सभी के अनुसार से। समझ गए बातों को। उनके अनुसार प्रारंभिक पृथ्वी वातावरण के आज जैसे नहीं थी। वातावरण में जो आज जैसे हैं, आज जिस प्रकार के वातावरण है, चारों तरफ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन बोल सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, जल पॉल्यूशन, कई प्रकार के पॉल्यूशन यहाँ देखने को मिलती है। तो ऐसा शुरू में नहीं थे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल साफ और स्वच्छ थे। धीरे धीरे जैसे अपने कामों में हम यूज में लाते गए, धीरे धीरे अपने ज़रूरत की वस्तुओं को इस्तेमाल करते गए और बाकी चीज़ों को इग्नोर करते गए, तो ये ऐसा स्थिति देखने को मिल गया है। उस समय वायुमंडल में कार्बन तथा नाइट्रोजन जैसे तत्व अपने ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और N2O के रूप में उपस्थित थे। उस समय वायुमंडल में क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O के रूप में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उपस्थित थे। मीथेन गैस तथा अमोनिया गैस के रूप में भी थे। मीथेन गैस और अमोनिया गैस भी इस वातावरण में थे। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों के ना होने के कारण उसके समय ऑक्सीजन भी नहीं था। प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव मतलब कि बोल सकते पेड़ पौधा उस समय नहीं था, तो पेड़ पौधा नहीं था तो उस समय ऑक्सीजन भी नहीं था, इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी नहीं था। इस कारण इन यौगिकों के संयोग के द्वारा कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के संभव हो पाया। इन्हीं सब यौगिकों के संयोजन के बाद कार्बनिक यौगिक के अणुओं का संयोजन हो पाया, ऐसा प्रक्रिया हुआ। जाति उद्भव क्या है, जाति उद्भव के बारे में समझते हैं। स्पेसिएशन है ना। जाति उद्भव किसी जीव जाति के सदस्यों के बीच में अंतर प्रजनन रुक जाने वाली जीन प्रवाह को बाधित करने वाली दिशाओं के कारण होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के जीवों में बढ़ते चले जाते हैं, जाति अपना उद्भव करते हैं, विकास करते हैं। देखिए अनेकों प्रकार के जीवों में बढ़ते चले जाते हैं, एक ही प्रकार के जीव हैं, अनेकों प्रकार के जीवों में बढ़ते चले जाते हैं, फिर ये दो में बटेंगे, फिर ये दो में बटेंगे, तो अपने जाति को विकास कर रहे हैं, अनेकों जातियों में विकास कर रहे हैं, तो ये जाति उद्भव कहलाती है। ठीक है। इन दशाओं के आधार पर जाति उद्भव दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, विस्थानिक जाति उद्भव और समस्थानिक जाति उद्भव। ठीक है। अभी दोनों को देखते हैं क्या है। विस्थानिक जाति उद्भव क्या है तो बता दें, एक जाति के कुछ जनसंख्या के भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है ना। एक ही जाति के कुछ जनसंख्या का भौगोलिक रूप से इस वातावरण के अनुसार से पृथक्करण मतलब अलग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है।
इसे हम क्या कहते हैं, विस्थानिक, मतलब विस्थापन हो गया, अलग अलग प्रकार से हो गया, अलग अलग चला गया अपने अपने जाति को लेकर के, तो ये हो जाते हैं विस्थानिक पृथक्करण। ठीक है, हजारों वर्ष के बाद वर्ष के अंतराल में इन दोनों जनसंख्याओं का विकास के कारण भिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है और इन दोनों का विकास अलग अलग होने लगता है। ये विकास अपना अलग करते हैं, ये विकास अपना अलग कर देते हैं, और दोनों विकास अपना अलग अलग करते हैं तो दोनों में भिन्नता दिखने लगते हैं, क्योंकि दोनों का वातावरण अलग हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है, तो दोनों में भिन्नता दिखने लगते हैं, अंतर दिखने लगता है कि दोनों में बहुत प्रकार की भिन्नता है। समझिए बातों को। जैसे कि चिंपैंजी और मनुष्य में आजकल के दौरान देखने को मिल रहा है ना, वो अपना जाति अलग दिशा की ओर लेकर गए, ये मनुष्य कैटेगरी के रूप में आए हैं, है ना, तो दोनों का अपना रहन सहन खान पान सब अलग प्रकार के बन गए हैं। उसी प्रकार से देखने को मिलता है जब ये दोनों जनसंख्या दोबारा संपर्क में आती है तो इनके बीच में प्रजनन नहीं हो पाता है। अब जब दोबारा आता है इनके बीच में संभोग बनाते हैं, दोबारा यदि संबंध में आते हैं तो क्या आपस में प्रजनन नहीं हो पाता, क्योंकि इसका वातावरण वगैरह सब चेंज हो चुका है। सब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इस प्रकार के प्रत्येक जनसंख्या एक नई प्रजाति बन जाती है। प्रत्येक जनसंख्या क्या बन जाती है, एक नई जाति का निर्माण कर लेते हैं। हालांकि है वही, देखिए अलग अलग प्रकार से जाति का निर्माण कर लेते हैं। इसे विस्थानिक जाति या उद्भव कहते हैं। बिल्कुल आगे देखना है समस्थानिक जाति उद्भव क्या है, यानी कि इसमें बोल सकते हैं अनेकों प्रकार के जीव का लक्षण बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि जब एक जाति एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्याएं जाननिक रूप से पृथक हो जाती है, मतलब जमा हो जाती है। जब अनेकों प्रकार के जाति रह रहे हैं और एक ही प्रकार से भौगोलिक रूप से जमा हो जाती है, बनावट के अनुसार से देखिए, इसका बनावटी पंख के रूप में है, बनावट कैसा है, इसका बनावट कैसा है, बिल्कुल हड्डी के रूप में कैसा दिख रहे हैं, एकदम ऐसा दिख रहे हैं। ये देखिए ह्यूमन मानव का है, ये चिंपैंजी का है, ये लायन शेर का है, ये सी लायन का है, समुद्री घोड़ा समुद्री क्या है, सी लायन का है ना। फिर क्या है, बैट का है, मतलब क्या है, बैट का बोल सकते हैं तो जिसको कह सकते हैं चमगादड़ का, है ना। तो इस प्रकार से है सबका, लेकिन सबका दिख रहा है एक ही जैसा। सब इस पर्यावरण में रह रहे हैं, ह्यूमन भी रह रहे हैं, लोग भी, मनुष्य भी रह रहे हैं, चिंपैंजी भी रह रहे हैं, शेर भी रह रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि सभी एक ही जाति से आते हैं। बोलिएगा अजीब लग रहा है, आप कैसे बोल सकते हैं, मनुष्य, चिंपैंजी, शेर और क्या बोल सकते हैं चमगादड़ सभी एक ही जाति से है। बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि एक ही जाति से हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ बनावट के अनुसार से देख पाइएगा, है ना। बिल्कुल ऐसा ही रहते हैं। जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, रहने के बाद जब एक हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तब वह जनसंख्या धीरे धीरे एक दूसरे से भिन्न होती चली जाती है ना। तो ये क्या हो जाती है, अलग अलग जातियां बन जाती है। अलग अलग जाति के रूप में हम जानने लगते हैं कि ये ह्यूमन के रूप में है, ये चिंपैंजी के रूप में है, लायन के रूप में है, और ये क्या बैट के रूप में है। इस प्रकार से हम जानने लगते हैं, इसे समस्थानिक जाति उद्भव कहते हैं। फिर इसी में आता है समजातीय अंग। क्या है समजातीय अंग, जिसके अंग समान हो, क्या बोल सकते हैं, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान हो। संरचना के दृष्टिकोण से, यानी कि कैसा संरचना बना हुआ है, इसके और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समान जैसा दिख रहा है, परंतु वे भिन्न भिन्न कार्यों को संपादन करते हैं। तो ये उड़ती है, तो क्या दौड़ती है ना। सी लायन क्या करती, दौड़ती है। चिंपैंजी क्या करती है, उछल कूद करती है। ह्यूमन आराम से चलती है। सबका क्या हो जाते हैं, गुण अलग अलग होते हैं, काम अलग अलग होते हैं, इसका काम अलग अलग होते हैं, लेकिन अंग समान होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं। तो उसे हम समजातीय अंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगी तो आप लिख दीजिएगा। देखिएगा असमजात अंग क्या है ना, इसको बोलना है ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे इसको देख सकते हैं, देखिए ये चमगादड़ है ना, ये क्या है, तितली है जिसको बोल सकते हैं, या फिर जो भी है, दोनों क्या है, उड़ते ही है, दोनों उड़ती है, लेकिन दोनों को क्या बोल सकते हैं, संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसका संरचना उत्पत्ति देखो, इसका संरचना क्या है, बिल्कुल ऐसा था, चमगादड़ का ऐसा संरचना था, लेकिन क्या इसका है ऐसा, देखो तो इसका ऐसा संरचना है जैसा अभी हम दिखाएं, नहीं है। संरचना के दृष्टिकोण से अलग हो, लेकिन काम दोनों वही करते हैं, ये भी उड़ते हैं तो ये भी उड़ते हैं,
काम वही करते हैं, कार्य बराबर होते हैं, तो कार्य करते हैं, एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, तो उसे असमजात अंग कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन के बारे में देखें तो उसको कहते हैं जैसे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके कंकाल किसी म्यूजियम में जाकर के रखा हुआ है ना, तो सब जीवाश्म ईंधन के रूप में कह सकते हैं। या फिर देखते हैं प्राचीन काल से ऐसे कोई जीव पृथ्वी पर उपस्थित थे जो बाद में समाप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, नहीं हैं। वर्तमान समय में वे वहाँ नहीं पाए जाते हैं, ऐसे जीव का अवशेष बच जाते हैं, कुछ अवशेष बच जाते हैं चिन्ह के रूप में। अब चिन्ह पृथ्वी पर चट्टानों पर पाए जाते हैं, ये कभी कभी चट्टानों पर भी उग जाते हैं, इसका अवशेष का चिन्ह चट्टानों पर दब जाते हैं, दो चट्टानों के बीच में आते हैं जीवाश्म, दब जाते हैं तो उसका चिन्ह बन जाता है चट्टानों पर, है ना, तो वो जीवाश्म कहलाता है। ये भी जीवाश्म के रूप में हो जाएंगे। जैसे डायनासोर पृथ्वी पर थे, अब नहीं है, तो वो जीवाश्म के रूप में आ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखेंगे कि चट्टानों पर ऐसे जीवों के चिन्ह को जीवाश्म कहते हैं। चट्टानों पर जब उग जाते हैं ऐसे जीवों का चिन्ह, ये सब जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म कितना प्राचीन है इसका ज्ञात दो प्रकार से करते हैं। खुदाई के दौरान गहराई से जीवाश्म की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जब खुदाई करते हैं तो उसमें जीवाश्म की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। उसके दौरान फिर एक रेडियो सक्रियता काल निर्धारण होता है जिसको कहते हैं C14 और C12 इसके द्वारा C14 और C12 के द्वारा हम जीवाश्म का निर्धारण कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि उसकी आयु क्या है। समझे? इस प्रकार से हम जीवाश्म कितना पुराना है इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना, दो विधि द्वारा। फिर आगे नोट में है, वैज्ञानिकों का यह प्रमाणित किया गया है कि चिंपैंजी मनुष्य के सबसे करीबी संबंधी मनुष्य में कुल 25,000 जीन में से लगभग 99% जीन चिंपैंजी के ही जीन समान है। मनुष्य का जीन चिंपैंजी के ही समान है। आप देख सकते हैं, चाहे हाथ ले लीजिए या फेस ले लीजिए, बिल्कुल वैसा ही समान है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 25,000 जीन में से 99% बात कर रहे हैं कि मनुष्य जीन के समान है। आज देख के लग रहा होगा आपकी बाली जो होगी वो कैसा दिख रही होगी, है ना, बिल्कुल ऐसा ही सब दिखती है। खाली झूठा ही मोह माया है। ये क्या है? ये मोह माया है। इस मोह माया के चक्कर में ना पड़े तो ही बेहतर है, पढ़ लिख के महान बनिए। समझ रहे हैं कैसा दिखती है? बिल्कुल हम जो आज ऐसा दिख पा रहे हैं, सभी लोग जो ऐसा खूबसूरत दिखती है, जरूरी है उसके पीछे का चेहरा ऐसा है। समझ गए बातों को? क्योंकि इसी से इसकी उत्पत्ति भी हुई है। इससे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, हाथ भी बिल्कुल देखिए ऐसा दिख रहा है, बशर्ते एक ही अंतर दिख रहा है, करिया गोरा, है ना, बिल्कुल करिया गोरा वैसा ही दिख रही है। तो क्या दिख रही है? सभी के पास में देखिए इस प्रकार से हड्डी पोन्स पाए जाते हैं, सभी के अंदर पाए जाते हैं, नाक, नोजल, कैविटी, सभी प्रकार से यहाँ पर हड्डी पाए जाते हैं, सभी गुण इसमें मिलते हैं। समझ गए? हाथ हो या फेस हो, बिल्कुल। तो ये सभी बोला गया है कि ये सब मनुष्यों का सबसे करीबी प्राणी कौन सा? चिंपैंजी है, इसीलिए इसे होमो सेपियंस प्राणी के नाम रूप में हम जानते हैं। ठीक है, ऐसा पता चल गया होगा। जैसे कि आणविक अतिवृत्ति में देखेंगे कि यहाँ पर मानव सहित विभिन्न जीवों का पूर्वज की खोज उनके डीएनए से परिवर्तनों के अध्ययन के द्वारा की जा सकती है। यानी कि इसके पूर्वज कौन थे उसकी खोज डीएनए में जो परिवर्तन आया उससे हम जान सकते हैं। जैसे केंद्रक है, केंद्रक में डीएनए है, इस डीएनए में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या चेंजेज आया, इन सब चेंजेज के बारे में जान करके ही इसके पुराने पूर्वज को हम खोज सकते हैं। इनका पूर्वज है, देख पा रहे हैं ना, उनके बारे में हम खोज सकते हैं। ठीक है, अध्ययन किया जा सकता है। डीएनए में परिवर्तन का अर्थ उसके प्रोटीन अनुक्रम में परिवर्तन है। डीएनए में जो परिवर्तन होता है तो डीएनए में उपस्थित है, डीएनए में जो ऐसा उपस्थित रहते हैं प्रोटीन, इसमें परिवर्तन के द्वारा ही डीएनए में परिवर्तन होती है। इसमें जो परिवर्तन होते हैं वही प्रोटीन में परिवर्तन ही डीएनए में परिवर्तन होती है। डीएनए अनुक्रम की तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव का पूर्वजों की खोज
को हम आणविक जातिवृत्ति कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। उनके पूर्वजों को खोजते हैं, जिसे आणविक जातिवृत्ति कहते हैं। अब देखेंगे मानव प्रजनन। सबसे पहले देखेंगे मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो मानव की उत्पत्ति इस पर्यावरण में, इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुआ तो सबसे पहले पता लगाया गया कि ये अफ्रीका के इथियोपिया जंगल में, इथियोपिया जंगल से ही मानव की उत्पत्ति हुआ और यहीं से पूरे संसार में चारों तरफ मानव का विस्तार हुआ। अब अफ्रीका के इथियोपिया जंगल में मानव का विस्तार हुआ और यहीं से चारों तरफ मानव का विस्तार हुआ, ठीक है। आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ। समझे बातों को। फिर आगे जीवाश्मों के अध्ययन से यह पता लगता है कि मानव आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व जीवित थे। आज से 2 लाख वर्ष पहले भी मानव जीवित थे। समझे, ऐसा मानव के बारे में अध्ययन करके पता चलता है। और ये क्या थे, मूलतः शिकारी थे, शिकारी करके के भोजन ग्रहण करते थे। समझ गए बातों को। क्योंकि पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए और भोजन हमें किसी रूप में भी चाहिए, क्योंकि हम भूखे नहीं रह सकते हैं। समझ गए बातों को, बिल्कुल। आज रक्त के डीएनए का विश्लेषण द्वारा किसी भी व्यक्ति का पूर्वज का खोज किया जा सकता है। आज ऐसा समय आ गया है कि ब्लड के रक्त का परीक्षण करेंगे तो हम अपने पूर्वज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि हमारा पूर्वज कैसा था। सब के बारे में जान सकते हैं, ये रक्त के ही प्रवाह से ही जान सकते हैं, रक्त के बारे में जानने से ही जान सकते हैं। समझ गए बातों को। आज ऐसा समय आ चुका है, बिल्कुल। उसके बाद फिर ये चैप्टर हो जाती है ख़त्म, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे आनुवांशिकता तथा जैव विकास को समाप्त कर लिए हैं, है ना। यहाँ तक आप बने रहे हैं हमारे साथ। धीरे धीरे और भी यहाँ पर सवाल वाले क्वेश्चन अब लाते चलेंगे, है ना। जैसे ही पर्यावरण चैप्टर जो है, अगला चैप्टर उसको ख़त्म कर लेंगे, तब फिर क्वेश्चन वाले सवाल लाएंगे, जो दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, ये सभी को इसमें करवाएंगे, है ना। जो कि एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना वो एकदम 95% रहेगी। समझ गए, 95% रहेगी कि ये पूछेगी तो पूछेगी। रिपीटेड क्वेश्चन लाया जाएगा और भी क्वेश्चन लाया जाएगा एनालिसिस करके कि ये पिछले 4 सालों में 5 सालों में नहीं पूछा है तो शायद इसके संबंधित वो पूछा है तो उसके संबंधित ये पूछ सकता है। ऐसा सवाल हम बना चुके हैं, आप लोग के बीच में लाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्लास में प्रतिदिन बने रहिए, रेगुलर के साथ हमारे साथ 1.5 घंटा 2 घंटा लगातार बने रहिए, है ना। देखिए वीडियो को, पूरी तरह समझ में आएगी और जितना कुछ बताते हैं उतना याद कर जाइए कॉपी में लिख करके, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।